हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं का और विज्ञान का ये 9वां अध्याय है जो इस बार बोर्ड में आएगा 2022 में। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आँखों में दृष्टि यानी देखने की संवेदना उत्पन्न करता है उसे प्रकाश कहते हैं या वो प्रकाश कहलाता है। इस दृष्टि संवेदना के कारण ही हमारी आंखें अपने चारों ओर की रखी वस्तुओं को देख पाती हैं। प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश किसी पोलिसदार या चिकना जो तल है उस पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिससे वो आया है। और प्रकाश के चिकने या पोलिसदार तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण जो किरण आती है, आपतन बिंदु जिस बिंदु पर वो किरण पड़ती है, और अभिलंब जो अभिलंब होता है उस तल पर, तथा परावर्तित किरण जो किरण टकरा के वापस जाती है। वो सारी चीज़ें एक ही तल में होती हैं। और जो परावर्तन कोण होता है, जो एंगल आई है और आर, यानी परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है वो आई होता है और परावर्तन कोण होता है आर। आई मतलब इंसिडेंट और आर मतलब रिफ्लेक्टेड, जो इसको इंग्लिश में बोला जाता है, उसी के नाम पर इनको रखा गया है। तो ये दिखाया गया है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, और ये आपतन बिंदु और दर्पण। ये एक चिकनी सतह है और ये अभिलंब जिसको नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में। आगे है प्रतिबिंब। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद पश्चात में जब जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक वस्तु के किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलते हैं परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु पर बने जो प्रतिबिंब होते हैं उसको बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे दर्पण। यदि किसी चिकने पारदर्शी जिसके आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी जिसमें देख सकते हैं तल के एक पृष्ठ पर, मतलब पारदर्शी जो है जिसके आर पार देख सकते हैं, लेकिन उसकी एक कलाई पर अथवा लाल ऑक्साइड की लेप लगाने के बाद दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, या देखने लायक जो पृष्ठ है वो, यानी इसको मिरर बना दिया जाता है, दर्पण बना दिया जाता है, यानी इसको दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल सीधा और एक होता है गोलीय दर्पण। तो जो ऐसे दर्पण जिनका जो पृष्ठ होता है वो समतल होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं, और ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ जो है गोलीय दर्पण होता है, मतलब गोलीय होता है जिसका पृष्ठ, उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जो है वो कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है और इसके एक तल पर पारे या लाल ऑक्साइड का लेप होता है तथा दूसरे तल पर परावर्तन तल होता है जिस पर परावर्तन होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। तो वह गोलीय दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर कलाई होती है या तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और वह गोलीय दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर कलाई होती है तथा परावर्तन जो बाहरी उभरी हुई सतह होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो अधिक होता है, देखने का जो क्षेत्र होता है। तो ये दोनों ही अवतल और उत्तल दिखाए गए हैं। इसमें कोई पॉइंट होते हैं, देखो जिस पॉइंट से ये लाइन है वो ध्रुव है वो पॉइंट, और इस तल को मुख्य अक्ष बोलते हैं। और जो सी पॉइंट होता है एक्चुअल में ये जो दर्पण है उसका अगर इसे सर्कल माना जाए तो इसका जो सेंटर होता है वो सी होता है, और सेंटर से और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो एफ होती है, दोनों ही केस में।
गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे दर्पण का ध्रुव जो मैंने अभी बताया था। गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के जो बिल्कुल बीच में बिंदु होता है उसको पोल कहते हैं, जो इसमें दिखाया गया है डायग्राम में। आगे लिखा हुआ है वक्रता केंद्र, मतलब गोलीय जो दर्पण होता है कांच के जिस खोखले भाग का होता है उस गोले के केंद्र का दर्पण जो है वो जो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। मान लो ये कांच है और इसका वो पूरा सर्कल का सेंटर होगा, वो वक्रता केंद्र कहलाएगा उस वक्र का। उस वक्र की जो त्रिज्या होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, और दर्पण से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव P से और वक्रता केंद्र से को मिलाने वाली एक सीधी रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के द्वारक, तो गोलीय दर्पण है उसके जो पृष्ठ है उसका जो व्यास होता है उसको ही दर्पण का द्वारक कहते हैं, या चित्र में M1 और M2 जो दर्पण का द्वारक हैं जो दिखाए गए हैं, M1 और M2 यानी इसके द्वार। अब मुख्य फोकस क्या है, तो गोलीय दर्पण की मुख्य जो अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो गोलीय दर्पण के से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से होकर जाती हैं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित किया जाता है इस बिंदु को। आगे है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है वो दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो f जो होगा वो R/2 होगा, अर्थात जो गोलीय दर्पण है उसका जो मुख्य फोकस होगा वो ध्रुव तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बीच का बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है, और जो फोकस तल होता है फोकस बिंदु से होकर जाने वाली जो मुख्य अक्ष के लंबवत तल होता है उसको फोकस तल कहते हैं। आगे है कुछ अवतल दर्पण जो है उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ पे उनकी क्या देखो क्रम संख्या कौन कौन से चित्र हैं। अगर वस्तु हम कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो अगर हम अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर बनेगा, और वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा उसका जो साइज होगा। अगर हम अनंत और वक्रता केंद्र जो है C के बीच में, अगर हम जो इसको C से थोड़ा पीछे रखें तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी इसकी जो प्रतिबिंब बनेगी, और वास्तविक होगी, उल्टी होगी, नीचे की तरफ बनेगी और वस्तु से वो छोटी होगी। अगर हम कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसकी जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, और वो वास्तविक होगी, उल्टा होगी और वस्तु के बराबर होगी। अगला है वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी जाती है तो जो उसकी प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीचों में बनेगा, और वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन वस्तु से उसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा। अगर कोई वस्तु हम फोकस पर रखते हैं अवतल दर्पण में तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, और उसका जो नेचर होगा, प्रकृति होगी, वास्तविक होगी, उल्टा होगा वो, और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ऐसे ही मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु रखते हैं तो वो दर्पण के पीछे बनती है और अनंत तथा ध्रुव के बीच होती है। आभासी होती है और हमेशा सीधी, आभासी हमेशा सीधी होती है, और वस्तु से क्या होता है इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। वही चीज़ उत्तल दर्पण के साथ अगर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, तो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का प्रकृति एवं आकार। तो अगर अनंत पर रखेंगे तो मुख्य फोकस जो तल है उसमें दर्पण के पीछे की तरफ बनेगी, और वो पीछे की तरफ बनेगी तो आभासी होगी, उल्टा होगी, और आभासी सीधा होता है हमेशा, आभासी होगी, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ऐसी अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो जो मुख्य फोकस है और वक्रता केंद्र के बीच ही बनेगा दर्पण के, लेकिन पीछे बनेगा, और ये है कैसी होगी, ये वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग।
अवतल दर्पण जो है उसका उपयोग मोटर कारों में, रेलवे इंजनों में, स्टीमरों तथा संचाल जो सर्च लाइट होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो डॉक्टरों द्वारा इस आँखों को, नाक को, गले को आदि को देखने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गली में, बाजारों में लगे लैंपों के रूप में किया जाता है तथा इसका उपयोग वाहन के पीछे भी दृश्य देखने के लिए किया जाता है। आगे है गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटिका। चिन्ह परिपाटिका का मतलब होता है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन आंसर या न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें किस चीज़ को हम क्या लें उसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटिका। तो अगर कोई भी दर्पण है उसका एक एक्सिस एक्स होता है, एक वाई अक्ष मान लें, उसके हिसाब से अवतल दर्पण के लिए जो एफ है यानी फोकस जो है, वी और यू क्या होता है, यू जो होता है वो दूरी होती है वस्तु की दर्पण से, और जो वी होता है वो दूरी होती है प्रतिबिंब की, वस्तु जो मिरर से प्रतिबिंब की दूरी या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। अवतल दर्पण के लिए हम इसे ऋणात्मक मानते हैं क्योंकि सारी चीज़ें नेगेटिव साइड होती है, माइनस की तरफ होती है जो एक्सिस होता है उस पर। यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वो v का मान धनात्मक होगा 1, और दर्पण के सामने बनने पर जो v होता है उसका मान ऋणात्मक लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। उत्तल दर्पण के लिए जो f है तथा r है उसका मान धनात्मक होता है, और जो u है उसका मान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे की तरफ बनता है, और v हमें जो भी दर्पण के पीछे बनेगा एक्सिस जो x के प्लस साइड में बनेगा उसकी प्लस होगी उसकी धनात्मकता। अब गोलीय दर्पण के लिए जो u, v और f है उसमें संबंध ये है कि गोलीय दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है और दर्पण की वस्तु तथा प्रतिबिंब की जो दूरियां होती हैं उनका निम्न संबंध है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u, जिसमें u जो है वो दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी है, और v क्या है दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी है, और f जो है दर्पण से फोकस की दूरी है। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है, परावर्तन में तो टकरा के वापस चली जाती है किरण, और अपवर्तन में पार हो जाती है लेकिन अपने पाथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसके पाथ में परिवर्तन होने की ही घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण है वो प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है, इस वजह से ऐसा होता है। जब देखो दो माध्यम होते हैं, एक विरल होता है एक सघन, जहाँ पे कण ज़्यादा होते हैं उसे सघन माध्यम बोलते हैं, और जहाँ पे वायु के कण जो है कम होते हैं उसको विरल माध्यम बोलते हैं। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ संचारित होते हैं तो आपतित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब क्या होता है कि जो किरण होती है अगर वो बाहर जो है विरल माध्यम है और अंदर क्या है सघन माध्यम है, तो कोई किरण अगर आएगी तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल जानी तो उसे सीधे चाहिए, लेकिन वो थोड़ी झुक जाती है, अंदर की तरफ आ जाती है नॉर्मल की साइड। अब जो क्या कहते हैं अभिलंब होता है उसकी तरफ झुक जाती है। आगे प्रकाश जो है अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो क्या होता है, वो दूर चला जाता है अभिलंब से, और अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाता है। तो उस केस में जो एंगल आई होगा, जो आर होगा, ये वाला एंगल ज़्यादा बड़ा होगा एंगल आई से, जहाँ अपतन कोण तथा आर जो है परावर्तन कोण है। अब अपवर्तन का कारण क्या है, तो जब प्रकाश की जो चाल है वो विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, और अतः जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जो चाल है उसमें परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर या अभिलंब के पास आ जाती है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश का जो अपवर्तन है दो नियम होते हैं उसके, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की जो साइन है जो है और अपवर्तन कोण की जो यानी साइन आई और जो साइन आर आता है, ये जो फॉर्मूला है एंगल ऑफ आई, जो साइन आई है और साइन आर का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी इस केस में, क्योंकि एंगल आई और आर इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो ये n1 पहला माध्यम है, n2 दूसरा माध्यम। माध्यम कुछ भी हो सकता है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, गिलास हो सकता है, कांच, कुछ भी। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर का जो रेशियो होता है, और ये एक नियतांक निश्चित वैल्यू होती है, और पहले माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है
उसके रेशो होता है। अपवर्तनांक ऐसा अंक, यदि प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक को माइक्रो 1 माइक्रो 2 लिखा जाता है, और 1m2 म्यू जो है वो 2 लिखा जाता है। उसको माध्यम 2 और 1 के लिए सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, अगर एक माध्यम से दूसरे में जा रही है या दूसरे माध्यम से पहले में। तो यही जो इनका एंगल है वो उसके किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात मतलब होता है वैक्यूम जहाँ पे हवा नहीं होती, उसके सापेक्ष लिया जाता है तो यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और किसी माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो साधारणतः अपवर्तनांक कहलाता है। कांच और जल का जो युग्म है उसके लिए ये दे रखा है। तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल के बीच में संबंध है। यदि माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात यानी बिना, जहाँ पे हवा नहीं है, और वायु के प्रकाश की चाल व उस माध्यम के प्रकाश की चाल के जो अनुपात है उसके बराबर होता है। यानी अपवर्तनांक जो होता है वो वैक्यूम में या हवा में प्रकाश की चाल तथा और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है उसके रेशो को बोलते हैं। यदि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 है और प्रकाश की चाल माध्यम 2 में v2 है, तब जो 2 है उसका माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निम्न होगा, यानी 1 और 2 होगा, 1:2 कहलाएगा। तो प्रकाश की चाल पहले माध्यम में और दूसरे माध्यम में। आगे है आयत के आकार का कांच की झिल्ली से मतलब अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी आयत के आकार वाले कांच से गुजरती है तो जो आपतित किरण है वो तथा निर्गत किरण जो है जो पार होकर के जाती है एक दूसरे के समांतर होती है, लेकिन किरण जो है अपने मार्ग से थोड़ा विस्थापित हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरण आयतकार कांच की झिल्ली पर गुजरती है तो जो निर्गम किरण है वो आपतित किरण के बीच में एक मध्य लंबवत दूरी या पार्श्व विस्थापन उसमें हो जाता है। जैसे इसमें दिखाया जाए कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो दिखना तो हमें यहाँ चाहिए, लेकिन हमें थोड़ी इस तरफ दिखाई देता है, तो इसी चीज़ को पार्श्व विस्थापन कहा जाता है। ये कांच का गिलास है। आगे है अपवर्तन की इस प्रक्रिया में जो अपवर्तन है वो 2 बार होता है। और पहली बार जब प्रकाश की किरण वायु से कांच की झिल्ली में जाती है तो जो पृष्ठ ए बी है, मतलब पहली बार क्या होता है, विरल से सघन माध्यम में जाती है, फिर सघन से विरल माध्यम में जाती है तो गमन करती है, तथा दूसरी बार पृष्ठ जो है सीडी पर जब यह कांच से वायु में गमन करती है तो आयत के आकार वाले जो कांच है उसके जो स्लैब है उसके उपरांत जो पृष्ठ हैं ए बी तथा सी डी पर किरण से मुड़ने का परिणाम समान है तथा विपरीत है। इसी कारण जो निर्गत है किरण जो होती है वो आपतित किरण के समानांतर निकलती है, और तथापि प्रकाश की किरण में थोड़ा सा पार्श्व विस्थापन थोड़ा हो जाता है। चित्र में जो आई है वो आपतन कोण है और आर जो है अपवर्तन कोण है, तथा ई जो है वो निर्गत कोण होता है, जो बाद वाला जो कोण है। आगे है लेंस। एक पारदर्शी माध्यम होता है कांच जो 2 गोलीय मतलब गोल कोष्ठक का होता है और एक समतल पृष्ठ से घिरा रहता है, लेंस कहते हैं। लेंस 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। तो वे लेंस के जो बीच से मोटे होते हैं, बीच में से जो मोटे होते हैं वो किनारों से पतले होते हैं, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। और जो वे लेंस जो बीच में से पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं वो अवतल लेंस कहलाते हैं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे प्रकाशिक केंद्र। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी चली जाती हैं उसको लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है और इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र। उत्तल लेंस जो है या अवतल लेंस, उसके गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले का जो केंद्रक है वो लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, तो लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होगी वही वक्रता त्रिज्या होगी लेंस की। अब मुख्य अक्ष जो है वो लेंस के दोनों गोलीय जो पृष्ठ हैं वक्र केंद्रों के से गुजरने वाली जो काल्पनिक सीधी रेखा होती है वो लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है, जो इसमें दिखाया गया है एक्स डैश एक्स।
आगे है लेंस सूत्र, लेंस का सूत्र। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था दर्पण का सूत्र जो था 1/f इक्वल टू 1 प्लस 1/u था, 1/u। तो इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो लेंस फॉर्मूला है उसमें माइनस लग जाएगा प्लस की जगह। तो लेंस के लिए जो बिंब है, जो वस्तु है, उसकी दूरी को u और प्रतिबिंब की दूरी को v तथा फोकस दूरी को f के सम में संबंधित लेंस सूत्र कहा जाता है, जो इस प्रकार है। दोनों प्रकार के जो लेंस हैं उनके लिए जो लेंस सूत्र होगा वो एक ही होता है, और लेंसों में सभी दूरियां क्या होती हैं, प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है या मापी जाती हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी ही आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।